म्यूचुअल फंड सीरीज की सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज होती हैं एंड मैं उनको किस तरीके से अपने लिए शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो में देखा उनको बता दूं कि फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस म्यूचुअल फंड है क्या, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, उसके प्रोज एंड कॉन्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे मिथ हटाए हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी दिया हुआ है, प्लीज गो अहेड एंड चेक आउट द वीडियो। अच्छा, 2019 से 2024 का पीरियड तो हम सब देख ही रहे हैं कि कितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है। कंट्री की तो हो ही रही है, मगर उसके साथ साथ डीमैट अकाउंट भर भर के खुल रहे हैं। उसके साथ साथ एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड एएमसीज की बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसी सिचुएशन में बहुत जरूरी है जो भी डिसीजन लेना एजुकेटेड लेना। और स्पेशली यूट्यूब चैनल पे भी ये क्वेश्चन आया है कि यार बता, मेरे पास पैसे हैं, बता दो कौन सी स्कीम में लगाना है। अगर कोई आपको इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम बता दे तो प्लीज उससे बच के रहना यार। 1500 प्लस स्कीम है, ये सेबी की वेबसाइट है। म्यूचुअल फंड नंबर ऑफ स्कीम्स एज ऑन मार्च 31 2024 1545 प्लस 80 इतनी स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स इस वक्त मार्केट में, थैंक्स टू सेबी, जिन्होंने एटलीस्ट इन पूरी स्कीम्स के लिए एक डिफाइंड कैटेगरीज लगाई हुई है। उन कैटेगरीज पे देखते हैं। तो अगर हम केवल सेक्शन बड़े बड़े पकड़ें, जैसे सबसे पहले ए सेक्शन पकड़ते हैं ना, टोटल ए ओपन एंडेड स्कीम, बी क्लोज एंडेड स्कीम और फिर सी इंटरवल स्कीम। ये तीन है ना, ओपन क्लोज एंड हाइब्रिड। इन तीनों में बस इतना समझ लो कि टाइम का फर्क है। अगर आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम जो है उसके लिए कोई क्लोजिंग टाइम है तो वो क्लोज हो गई, हाइब्रिड मिक्स और ओपन मतलब ओपन। अच्छा, इसके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हो इन तीनों के बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल मेक सेपरेट वीडियो। मगर यहाँ पर गेम देखो आप, यू विल सी 57 लाख करोड़ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ ओपन एंडेड स्कीम। ठीक है, क्लोज एंडेड देखते हैं, ओनली 26,000 करोड़ रुपीज, सॉरी। और उसके बाद इंटरवल स्कीम्स आर ओनली 429 करोड़। हेंस माय फोकस इज वेयर, माय फोकस इज भैया जहां मैक्सिमम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी ओपन फंडेड स्कीम्स। ओपन एंडेड में भी फिर कैटेगरीज हैं। इक्विटी यानी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, डेट मतलब डेट में लगा रहा है जैसे कि ट्रेजरी बिल हो गए, बॉन्ड हो गए, हाइब्रिड यानी कि हाइब्रिड में लगा रहा है, इक्विटी और बॉन्ड दोनों में लगा रहा है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच में आप कैसे एग्जांपल लोगे, जैसे रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग हो गई, अदर्स इंडेक्स फंड और दूसरे फंड जिसकी हम बात करेंगे। मगर कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती मेरे दोस्त, कहानी इसके आगे बढ़ती है। हर कैटेगरी के अंदर एक सब कैटेगरी है, इक्विटी की 11, डेट की 16, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये मैंने डिफाइन नहीं किया है, ये सिस्टम सेबी ने डिफाइन किया हुआ है और ये अच्छे के लिए किया हुआ है आपके। क्यों? क्योंकि ये देखने के लिए बॉस जितने भी आप फंड स्कीम्स निकाल रहे हो वो ऐसे मैप्ड हो कि लोग आराम से उन पर रिसर्च कर पाए और डिसीजन ले पाए। और फिर लोगों को डिसीजन लेना, रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है, ना कि केवल सुन के इन्वेस्ट करना। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो हर म्यूचुअल फंड स्कीम में एक रिस्क है, हर कैटेगरी में रिस्क है, हर कैटेगरी में रिटर्न भी मिलेगा, हर कैटेगरी में लिक्विडिटी भी रहेगी कि भाई कितनी लिक्विडिटी है, कितना जल्दी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। और हर एक कैटेगरी वॉलेटाइल है, ये रिटर्न माइनस प्लस हो सकता है, वॉलेटिल हाई लो हो सकती है, रिस्क हाई लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लिक्विडिटी भी ऐसी ही हो सकती है। मगर विच वन इज गुड फॉर यू वो अपन को देखना पड़ेगा, विच वन इज गुड फॉर मी वो मैंने देखा है और उसी के बेसिस पे मैं ये सिस्टम बना रहा हूँ। अब बात करते हैं ना शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है। तो 11 कैटेगरीज अगर इक्विटी के मैं देखूँ ना तो ये है वो 11 कैटेगरी। आप पॉज करके पढ़ लीजिए, एक्सप्लेनेटरी है। एग्जाम्पल के तौर पे ले तो मल्टी कैप फंड, यानी मल्टी कैप से समझ के आ रहा है लार्ज मीडियम स्मॉल कैप, इन तीनों तरीके की कंपनीज में ये फंड मैनेजर पैसा लगाएगा। ये लार्ज स्मॉल मीडियम के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो फिर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इसके पूरी वीडियो बन जाएगी। मल्टी कैप का मतलब है ये 25% लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप फंड 80% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज ओनली इन द लार्ज कैप कंपनी, जैसे TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, जो आपने बहुत आराम से सुने हुए हैं, बड़ी कंपनीज हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं, उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं। फिर लार्ज एंड मिड कैप, जहाँ कुछ लार्ज कैप में 35% और 35% स्मॉल कैप में। एक चीज नोटिस करिए आपने, लार्ज एंड मिड कैप 35 और 35, मल्टी कैप 25-25-25, यानी कि कहीं पे भी 100% नहीं आ रहा है। ये फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत छोड़ी जाती है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करे। बाकी अगर हैविली मैनेज्ड यहाँ पर होना है। इसी तरीके से बाकी फंड्स है, जैसे डिविडेंड यील्ड, यहाँ पे भैया आपको अगर ऐसा फंड चाहिए जहाँ से आपको डिविडेंड मिलती रहे और आप बिजी हैं जहाँ से आप जिसके कारण आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, और डिविडेंड यील्ड के लिए आप डिविडेंड का म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। या फिर वैल्यू और कॉन्ट्रा एक तरीका होता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग, कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग,
मैंने अपने लिए जो सिलेक्ट किया है ना, मैंने ये सब हटा दिए, चाहे वो फोकस्ड फंड हो, सेक्टरल फंड हो, थीमेटिक फंड हो, टैक्स बेस्ड ELSS है, मैंने वो सब हटा दिया। आपके लिए दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। मेरे रीजन ऑफ सिलेक्टिंग दीज फोर्स आई टोल्ड यू राइट नाउ। एक तो सिंप्लीफाइड है, अब मैं ज़्यादा घुस नहीं रहा अपने लिए, मेरे को पता है ये 4 तरीके के फंड है, मैं सिंप्लीफाइड हूँ इसमें। हाई रिस्क है ये, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्ट करूँगा इनमें, शॉर्ट टर्म के लिए मैं इनमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, वो मैं आपके आगे बात करेंगे अपन, है ना। अब बात करते हैं डेट फंड्स की, जहाँ इक्विटी वाला मोस्ट इंटरेस्टिंग लगता है ना लोगों को, डेट उतना ही बोरिंग लगता है। तो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं यार, डिटेल में कभी और समझ लेंगे। डेट म्यूचुअल फंड्स में अपन बात कर रहे हैं वहाँ जहाँ हम पैसा लगा रहा है फंड मैनेजर, बॉन्ड में, ट्रेजरी बिल वगैरह वगैरह में, है ना। अगर आपको खुद लगाना है खुद भी लगा सकते हो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की। तो अगर यहाँ पर अगर अपन देखें तो कहानी सिर्फ मैच्योरिटी की है, वो सिक्योरिटी कब मैच्योर हो रही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे ओवरनाइट फंड है ना, तो एक दिन के अंदर वो मैच्योरिटी हो रही है, भाई ये हमारे लिए नहीं है ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। लिक्विड फंड 3 महीने के अंदर वो सिक्योरिटी मैच्योर हो रही है, यानी हो सकता है एक बॉन्ड हो जो पिछले 4 साल से चल रहा है, मगर आज से 3 महीने में वो बॉन्ड मैच्योर हो जाए। इसी तरीके से बाकी सारे भी हैं, कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड होनी चाहिए उसमें। अब वो कॉर्पोरेट बॉन्ड किस तरीके के हैं, है ना। तो नाम से पता चल रहा है कि कौन कौन से फंड्स हैं, किस टाइप के फंड्स हैं। आप पॉज करके इसको पढ़ लो, पूरा बताऊंगा तो बोरिंग हो जाएगा। मेरे लिए जो काम के फंड्स हैं, लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड और बैंक PSU सेफर है। हाइब्रिड कैटेगरी, यहाँ पे आप इक्विटी और डेट दोनों में लगाते हो। जैसे बैलेंस हाइब्रिड फंड हुआ, 40 से 60% इक्विटी में, 40 से 60% डेट में। मेरे को लगता है यार ये वाला फंड मतलब ना तो मेरे को इक्विटी का फायदा देने वाला है, ना मेरी बहुत ज़्यादा रिस्क मैनेज कर रहा है, और डेट का भी फायदा दे रहा हूँ, तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है यार कि ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। सारे फंड चल रहे हैं, सब में पैसे लगे पड़े हैं, मगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, मैंने ये आइडेंटिफाई किया है कि अगर मेरे को इक्विटी में लगाना तो मैं डायरेक्ट इक्विटी में लगाऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए, डेट में लगाना तो डेट में लगाऊंगा। हाँ, इनमें से अगर आप देखो ना, एक फंड मेरे को जो मेरे काम का लगा वो लगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। क्यों? थोड़ा सेफर है, केवल 10 से 25% ही, यानी कि मैक्सिमम 3/4 75% इज स्टिल इन दी डेट फंड। तो काइंड ऑफ डेट फंड है, लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी। तो ये मेरी ग्रोथ चल रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखिए डेट फंड में पूरा, फिर थोड़ा बहुत इक्विटी में, फिर पूरा इक्विटी में। अब एंड जो हमने बात की थी ना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, देखो रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रन स्पेसिफिक फंड में मेरे को कहानी समझ नहीं आती, क्योंकि मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये स्पेसिफिक फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉक इन रखना चाहते हैं, मैं लॉक इन नहीं रखना चाहता, तो आई डोंट सी अ ग्रेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस फंड फॉर मी। और अदर कैटेगरीज में इंडेक्स फंड एंड फंड्स ऑफ फंड्स। अच्छा, इंडेक्स फंड की बात आई है ना, तो पैसिव फंड और एक्टिव फंड 2 तरीके के फंड है। पैसिव फंड कौन सा फंड? जहां पे फंड मैनेजर बहुत एक्टिवली देख ही नहीं रहा यार क्या हो रहा है। इंडेक्स फंड है, जैसे इंडेक्स मूव कर रहा है वैसे हमारा ये पैसे, हमारा फंड भी मूव कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है आपको कि एक्सपेंस रेशियो बच जा रही है। एक्सपेंस रेशियो क्या है? जितना आप खर्चा दे रहे हैं, जितनी आप एक्स्ट्रा फीस दे रहे हैं टू दी फंड मैनेजर, टू दी AMC। अब क्योंकि फंड मैनेजर का ज़्यादा एफर्ट ही नहीं है इसमें, इसलिए एक्सपेंस रेशियो इसमें काफ़ी कम है, वर्सेस लार्ज कैप में एक्सपेंस रेशियो है। तो मैं पैसा भी दूं और रिटर्न भी मैं इंडेक्स के बराबर लूं, भाई क्या फ़ायदा है मेरा। हैंस आई डिसाइडेड लार्ज कैप में डायरेक्टली मैं नहीं लगाऊंगा। और फंड्स ऑफ फंड्स, ओवरसीज फंड्स, ये एक्सट्रीमली हाई रिस्क फंड है। रिस्कोमीटर अगर आप कभी वेबसाइट्स पे जाते हैं और म्यूचुअल फंड चेक करते हैं, तो आप देखेंगे रिस्कोमीटर दिखता है, एक हाई, लो, हाई, मीडियम करके ना, एक बड़ा डिज़ाइनर कलरफुल लगता है, रेड, येलो और ग्रीन। ये उसके बियॉन्ड है। रिस्कोमीटर का टॉप रिस्क है 6, और ये फंड ऑफ फंड ओवरसीज फंड आई थिंक 7 या बियॉन्ड आता है। तो बहुत हाई रिस्क है, सोच के लगाना चाहिए। मैंने क्यों लगा डिसाइड किया है कि कुछ है ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और मेरा ओवरसीज है नहीं बाहर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, तो मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ। कैसे करूँगा? मैं स्टार्ट इससे कर रहा हूँ, बाकी बाद में देखते रहेंगे अपन कैसे कैसे करेंगे। तो मैंने प्लान किया कि बहुत छोटी कैपिटल डालूंगा इसमें, क्योंकि जितनी कम कैपिटल डालूंगा ना, उतना थोड़ा कम रिस्क मैनेज हो जाएगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम। अब यहाँ तक जहाँ तक हमने लिस्ट डाउन तो कर लिया यार कि मैं अपने लिए कौन कौन सी कैटेगरीज रख रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपको दिखाऊंगा ना, वो दिखाऊंगा कि इनको यूज कैसे कर रहा हूँ। देखो है ड्यूरेशन, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग,
और ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे रिस्क एपेटाइट वाई एक्सिस में आया गया लो मीडियम हाई। दिस इज द वे वेयर मोस्टली वी सी कि यार अब म्यूचुअल फंड यहाँ पर कौन सा कहाँ आएगा उसको डिसाइड कर लेते हैं। बट आई डेंट फाउंड दैट कॉम्प्रिहेंसिव एज आई लर्न फ्रॉम द बुक फ्रॉम मोनिका हेलान। यार इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। ड्यूरेशन हो सकती है लेस देन 1 मंथ, 1 से 3 मंथ, 3 मंथ से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, 5 से 7 और 7 साल से ज़्यादा। देखो मैं अपना रिस्क एपेटाइट अपने हिसाब से डिफाइन कर रहा हूँ, आप अपना रिस्क एपेटाइट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट है। अगर मेरे को लेस देन 1 मंथ में पैसा चाहिए ना, तो मैं उस पैसे को सेविंग अकाउंट में रखूँगा, सेफ रखूँगा, मुझे नहीं चाहिए उस पर रिटर्न। हैंस ये तो पूरा सेक्शन खाली रहेगा। नेक्स्ट अगर जाते हैं तो आता है लिक्विड फंड। जो अपन ने बात की ना 3 महीने के बाद मैच्योर हो रहा होता है वो सिक्योरिटी, वो लिक्विड फंड यहाँ डालेंगे। क्यों? क्योंकि रिस्क कम है, 3 महीने के अंदर ही है एंड थोड़ा मैनेजेबल है। अच्छा यहाँ डिबेट है, इस डिबेट को मैं थोड़ा आगे करके और बताऊंगा। 3 महीने से 2 साल के लिए मैंने मनी मार्केट फंड डिफाइन किया है। क्यों? क्योंकि यार थोड़ा सा बेटर है, उनको थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीडम मिलती है मनी मार्केट के लिए फंड मैनेजर को, और थोड़ा सा बेटर रिटर्न आ जाता है लिक्विडिटी से, समटाइम्स नॉट ऑलवेज। अच्छा लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड के साथ एक और चीज नोटिस करने की है जिसमें डिबेट बहुत है। दैट डिबेट इज व्हाई नॉट एफडी। भाई मैं एफडी कर लूंगा ना 3 साल के लिए, मैं क्यों मनी मार्केट फंड में या लिक्विड फंड में पैसा इन्वेस्ट करूं? यूट्यूब पे भी भर भर के डिबेट मिलेगी कि एफडी में क्यों नहीं करूं, मैं लिक्विड फंड में करूं, मनी मार्केट फंड में करूं। जहां आपको सही लगता है वही इन्वेस्ट करना है। देखो मेरे को मैंने क्यों एफडी छोड़ा कि एफडी को जब मैच्योरिटी से पहले तोड़ूंगा तो यार मेरे को वहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी, यहाँ पर मुझे पेनल्टी नहीं देनी। पहले थोड़ा सा इंडेक्सेशन का फ़ायदा था, अब इंडेक्सेशन के फ़ायदे की बात तो खरी अलग ही हो गई है। इसलिए मैंने लिक्विड फंड मनी मार्केट फंड डिसाइड किया है। अगर आपको लगता है एफडी बेटर है, इंटरेस्ट रेट वहाँ ठीक मिल रहा है, आपको और सेफर जाना है तो जाओ ना यार, आपके रिस्क एपेटाइट पे खेल है सिर्फ। इफ़ आई गो टू 2 to 3 ईयर्स, वहाँ मैं बैंकिंग एंड पीएसयू फंड में जाता हूँ क्योंकि वहाँ थोड़ा सा बेटर रिटर्न मिल सकता है। और बैंक्स और पीएसयूज का क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क इज वेरी लो, एज वी डिस्कस ना। डेट फंड्स में मेन जो मेरे को रिस्क लगते हैं वो क्रेडिट रिस्क लगता है, यानी कि जिसको हमने डेट दिया भाई उससे वैसा वापस ही नहीं मिला। और दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क, आरबीआई ने जहां इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे किया वहीं इनवर्स रिलेशन से बॉन्ड की यील्ड ऊपर नीचे हो जाती है। लिक्विड फंड में भाई क्योंकि केवल 3 महीने का गैप है, इंटरेस्ट रेट का रिस्क कम है, और 3 महीने में पैसा मिलना है तो क्रेडिट का भी रिस्क थोड़ा सा कम है, 3 महीने में होपफुली मिल ही जाएगा। मनी मार्केट फंड में भी यही कहानी है, ड्यूरेशन बहुत बड़ा नहीं है, ठीक ठाक है। बैंकिंग एंड पीएसयू में क्रेडिट का रिस्क तो मेरे को लगता है कम ही है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बैंक्स की और पीएसयूज की। अगर वहाँ पर क्रेडिट का रिस्क है तो फिर तो इसके बाद इंटरेस्ट रेट की बात होती है वो मैनेजेबल हो जाता है। 3 से 5 साल के लिए मैंने कंजर्वेटिव रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। अब मैं इक्विटी के अंदर जा रहा हूँ, 10 to 25% वो फंड मैनेजर प्ले करेगा इक्विटी के अंदर। मगर यहाँ से मैंने रिस्क लेना शुरू किया। अगर आप देखोगे अभी भी मीडियम रिस्क है, क्योंकि 3 से 5 साल बहुत बड़ा ड्यूरेशन नहीं, आपको लगेगा अभी से बहुत दूर है, बट वो बहुत तेजी से निकल के आएगा। 2019 से 2024 हो गया भाई, कोविड निकल गया, खत्म हो गया, हम 2024 में खड़े हैं। वो 5 साल कैसे निकले ना पता नहीं चला। इन 5 साल में आपको पैसा चाहिए, इसलिए मैं बहुत हाई रिस्क 5 साल की ड्यूरेशन वाले के लिए नहीं लेने वाला हूँ। मगर 5 से 7 साल में मैं जाऊँ, मेरा थॉट है कि मैं मल्टी कैप या इंडेक्स फंड में जाऊँ। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, आपको अब पैसा इंक्रीज करना है। ये हाई रिस्क फंड है। अच्छा यहाँ पर अगर आप एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे ना तो वो बोलेंगे 7 साल से कम में रिमेन ऑन द डेट साइड, कोई खराबी नहीं है उसमें। मैं अपने रिस्क एपेटाइट जानता हूँ, मुझे पता है कि मेरे को गोल मेरा कब है, 6 साल 7 साल के बाद किसी चीज़ के पैसे चाहिए। मैंने इसलिए मल्टी कैप और इंडेक्स चूज करें कि मल्टी कैप से ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी और इंडेक्स से थोड़ी सी मैनेज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मगर अब बात आती है 7 साल से ज़्यादा की, जहाँ पर खेल शुरू होता है कि इक्विटी में मैं हैवी जा रहा हूँ। वाई? बिकॉज यार 7 साल लंबा ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से। 7 साल से ज़्यादा, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, कितना भी हो सकता है ना। उतनी ड्यूरेशन में मुझे लग रहा है कि जो भी रिस्क आएंगे ना बीच में इक्विटी के, वो थोड़ा एवरेज आउट हो जाएंगे। ऑफ कोर्स अब उसको रिव्यू करते रहना भी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट। मगर मेरी प्लानिंग में मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये मेन है जो मोर देन 7 ईयर्स में रहेंगे। मेजरली स्मॉल कैप, मिड कैप, क्योंकि वहां से मुझे ग्रोथ थोड़ी ज्यादा मिलेगी, वहां मैं रिस्क ज्यादा ले रहा हूँ। एंड इवेंचुअली ओवरसीज फंड ऑफ फंड्स, बिकॉज एज आई शेयर विद यू, मेरा फोकस है मैं थोड़ा डाइवर्सिफाई करूं, प्लस एक्सट्रीमली हाई रिस्क ले रहा हूं वेरी स्मॉल कैपिटल पे। ऑफ कोर्स इसके लिए डिबेट किया, अगर तुम्हें इतना ही रिस्क लेना है तो व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू क्रिप्टो करेंसी एंड अदर थिंग्स।
यार मेरा सिंपल सा पॉइंट है, मार्केट बहुत समझ आता है और मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं ओवरसीज फंड्स ऑफ फंड में जा रहा हूँ. व्हाट यू वुड हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस इज, हर किसी का अपना तरीका होता है इन्वेस्ट करने का, ग्रो करने का. आपको अपने लिए डिफाइन करना है कि रिस्क एपेटाइट आपका क्या है. एग्जाम्पल के तौर पे लेना है, लोग बड़े आराम से बोलते हैं आप 30 साल के हो तो इतना रिस्क, 35 साल के इतना रिस्क, 45 साल के इतना रिस्क. भाई अगर 30 साल का इंसान हो ना, हो सकता है बैचलर हो, ले सकते हो रिस्क. जिस आपके बुजुर्ग पेरेंट्स हैं जिनकी आपको केयर करनी है, आपको अपना रिस्क एपेटाइट चेक करना पड़ेगा. अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आपकी शादी हो सकती है, 30 साल में शादी हो गई हो किसी की, हो सकता है उसके बच्चे भी हो 30 साल में. तो सबका रिस्क एपेटाइट अलग अलग है, सबका. आपकी इनकम कितनी है घर की, फैमिली की, आपकी सिचुएशन कैसी है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, बहुत सारी चीज़ें समझ के यू आर दी ओनली पर्सन हु कैन आइडेंटिफाई कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है. एंड अकॉर्डिंगली ये फ्रेमवर्क यूज कीजिए, चेंज कीजिए इन फंड्स को. आपके लिए हो सकता है कोई और फंड अच्छा हो किसी और ड्यूरेशन के लिए, परफेक्टली फाइन, यूज इट. बट इस तरीके से यू विल बी कॉन्फिडेंट, you will be taking an educated risk and smart investment. With this, please help me with sharing, like and subscribing the video so that you will be able to watch the next video as well, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो. Thank you.